All right. So I forgot to record, so I'll just continue from here. We're talking about budget के अंदर surplus. तो budget surplus कब होगा? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की प्लानिंग कम है अपने बजट में और टैक्सेशन जो है वो ज्यादा ले रहे हैं. तो as we know, taxation is a withdrawal from the system. The withdrawal from the circular flow is more than the injection into the system. So more money is going out than coming in. What will that do? That will reduce aggregate demand. Because why? Because हमने starting में कहा कि fiscal policy जो है वो demand side policy है, ठीक है, इसमें taxation और government spending को हम use करते हैं और eventually वो macro economic objectives में use होता है. ठीक हो गया? So please don't make silly mistakes with the budget. Deficit और surplus का क्या मतलब है? फिर उसके बाद जब आपके पास बजट में surplus है, what do? You have more money in hand, right? You have a surplus, you have more money in hand, and you have spent less. Well, कुछ ना करो, कोई पुराना लोन है, नेशनल डेट है, उसको पे ऑफ कर दो, ठीक है, या फिर उसको साइड में रख लो फॉर फ्यूचर deficits. वैसे तो आप overall the best thing would be the reason why you're doing this, not other than the macroeconomic objectives. One of the reason why you might do this is so that you have to uh, borrow less, or if you have taken money, national debt को थोड़ा सा pay off करके उसको कम कर दो. Again, that's a good idea. Okay जी. फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट कहता है अंडरस्टैंड दैट नेशनल डेट पागल नमाज चल रही थी 10 पे कब होता है हमने ऑलराइट. सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि गवर्नमेंट का जो नेशनल डेट है इज we've actually discussed this. Understand that the national debt is total government debt built over the time. Okay, इसको मैं separate करता हूँ. What they usually talk about. This is what they say. ये जो डेफिसिट हुआ था और इस डेफिसिट पे मैंने जो लोन लिया था ना, ये मेरा एनुअल डेफिसिट आया ना, बिकॉज ये बजट एनुअल है. यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, एनुअल बजट, ये सालाना बजट है. उस बजट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, टैक्स कम है, पैसे शॉर्ट हैं, तो मैंने लोन लेना है. तो इस साल का जो मेरा लोन होगा उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट. डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके लिए, बट द मेन आइडिया इज पब्लिक सेक्टर की बोरोइंग रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है. ये उस साल का जो बजट में डेफिसिट था उसकी वो है. तो इसको हम बोलते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है. मीनिंग वो सालाना कॉन्सेप्ट है, हर साल हर एनुअल बजट पे क्या सिचुएशन है. अगर सरप्लस है तो again you'll subtract it from your national debt. अगर requirement है and you need to borrow, so you'll take that money, but this is going to be annually. यहाँ पे वो कह रहे हैं जो नेशनल डेट है वो बिल्ड्स अप ओवर टाइम है. दैट मीन्स हम नेशनल डेट जो है हमारा वो स्टॉक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब कि वो एक गिवन टाइम पीरियड के ऊपर बोरो नहीं कर रहे हो, तो जो है वो चेंज नहीं हो रहा. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक इनकम एंड वेल्थ. इनकम हर महीने आती है, हर साल आती है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है. वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मेरी प्रॉपर्टी है, अब उसकी जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे जाए जो भी है, लेकिन वो मेरे पास एक वेल्थ क्रिएट हो गई है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट के ऊपर है. तो पीएसबीआर पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट, सालाना मेरा जो बजट में डेफिसिट है उसको कहते हैं. ये डेफिसिट सालाना एनुअल डेफिसिट पीएसबीआर. हर साल का पीएसबीआर अगर डेफिसिट में और मैं लोन्स ले रहा हूं उसको ऐड करते रहो और वो नेशनल डेट में अक्यूमुलेशन होती रहेगी उसकी. जैसे अगर पाकिस्तान का डेट एक्स नंबर ऑफ बिलियंस कह लो, अगर कितना होगा पाकिस्तान का डेट, पाकिस्तान की जीडीपी इज 300 बिलियन अगर लेट्स से,
तो 1/3 तो होगा, 1.5 तो होगा, so you can say about 130 बिलियन रफली मार्क करो, तो 150 बिलियन का पाकिस्तान का नेशनल डेट है। क्या ये एक साल में हुआ? नहीं, पिछले 50 साल के अंदर जो हम बोरो करते जा रहे हैं और पेमेंट्स करते जा रहे हैं, उसका नेट रिजल्ट जो है वो नेशनल डेट है। लेकिन हर साल की जो बोरोइंग है वो PSBR है, पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेशनल डेट। बजट को करंट अकाउंट से कंफ्यूज ना करना, बहुत दफा बोल दिया है। इस वक्त जितने लोग हैं, अभी फिलहाल तो 10 लोग हो तुम लोग, अल्लाह ना करे कि तुम ये 10 इस किस्म की फजूल की हरकत करके आओ, बट आई डू एक्सपेक्ट कि बाकी जो है ना ये जरूर करके आएंगे। एनी हाउ, मूविंग ऑन। और क्या है इस चैप्टर में? फिस्कल पॉलिसी के अंदर जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो आ जाए फिर। एक्सप्लेन दैट इन डिफरेंट indirect taxes are taxes on sale of goods and services, whereas direct taxes are on wealth. I think इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। काफी हद तक we've done this plenty of times. ख्याल करना हर दफा जब भी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस की, एक डिमांड कर्व को अफेक्ट करता है, एक जो है सप्लाई कर्व को। एक सर्टेन गुड की अगर बात करो, ठीक है, फ्रॉम अ माइक्रो स्टैंड पॉइंट, मैक्रो स्टैंड पॉइंट से थोड़ी सी बात डिफरेंट हो जाती है। मैक्रो स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन AD को भी अफेक्ट करता है, AS को भी अफेक्ट करता है, बेशक वो डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो। माइक्रो के अंदर हम यूजुअली इनडायरेक्ट टैक्स को, फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुमको याद हो, हमने कहा जी सिगरेट पे टैक्स लगा दो, तो सिगरेट पे अगर टैक्स लगा दोगे तो सप्लाई का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उससे सप्लाई का लेफ्ट पे जाएगा फॉर अ सिंगल गुड, और फिर उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स बर्डन की जो शेयरिंग पॉइंट है वो कैसे होगी, कंज्यूमर बर्डन, प्रोड्यूसर बर्डन, दैट्स माइक्रो स्टफ, वी आर डीलिंग विद मैक्रो राइट नाउ। पर मेनली तुमको ये अंदाजा होना चाहिए कि जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अच्छा, इस साल मेरे ख्याल में कुछ मुझे वो नजर नहीं आ रहा, even in the syllabus. Let me check your syllabus for a second. Jaldi se, just give me a moment. I might help you with something here. मेरे ख्याल में हमारे इसमें एड वलोरम टैक्स हटा दिया है इन्होंने। Let me check. 1 second. Give me 1 second. I think एड वलोरम टैक्स इन्होंने खत्म कर दिया है। स्पेसिफिक टैक्स रखा हुआ है। जहां तक तुम्हारी एटलीस्ट बात है, ये तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ तुम लोगों को कि ये जो हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ते हैं ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंदर इन्होंने वो खत्म कर दिया है, एड वैलोरम तो है ही नहीं। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स की अगर बात आती है कि टैक्स बर्डन किसके ऊपर ज्यादा आ रहा है और किसके ऊपर कम आ रहा है, तो फिर तुमने इनडायरेक्ट स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स के साथ ही करना है। एड वैलोरम इज नो मोर इन डिस्कशन। मेरे ख्याल में तो पूरे कोर्स में ही अब एड वैलोरम नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो नेशनल डेट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह से वो सिंगल गुड का सप्लाई कर्व लेफ्ट पे लेके जाता है, और मैक्रो के अंदर इट कैन हैव अ मच डिफरेंट इफेक्ट। आई डोंट थिंक इस पे भी कोई वक्त लगाने की जरूरत है। हाँ, ये कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव है नेचर में और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है नेचर में। ठीक है, प्रोपोर्शनल को देखो, इन्होंने सेपरेट करके बोला है, उन्होंने यही नहीं बोला कि भाई प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस में से प्रोपोर्शनल का क्या सिचुएशन है। दे सेपरेटेड इट मेनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि जी आपका रिग्रेसिव होता क्या है। आई थिंक आई माइट नीड टू गो इनटू दैट। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन योर इनकम गोज अप, व्हेन योर इनकम के लिए मैं वाई यूज कर रहा हूं एज वी ऑलवेज डू, आपका जो एवरेज टैक्स रेट है कंपेयर टू योर इनकम, द परसेंटेज you're paying of taxes is falling. मैंने इसको कैसे एग्जांपल दिया था कि सरदारी साहब who is one of the richest person in the world,
if he purchases himself maybe a Toyota Corolla and he is paying 1 लाख रुपया of tax, ठीक है, on that car, तो उनकी पूरी wealth के comparative अगर तुम एक जब साल का जो उन्होंने इनकम कमाया उसको 1 लाख रुपए से डिवाइड करो उस इनकम को, तो वो परसेंटेज बहुत ही इररेलेवेंट सी बनेगी। बट एज कंपेयर टू मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए मेरी मंथ साल की इनकम के साथ वो 1 लाख रुपए को डिवाइड करो तो दैट विल बी अ लार्जर परसेंटेज। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। एक चीज, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पे जो एवरेज टैक्स रेट है वो गिर जाता है आपकी इनकम के हिसाब से, एंड इफ योर इनकम फॉल्स डाउन the average tax rate starts to go up for you. तो indirect tax goods जो एक सिंपल से दूध अमीर आदमी भी सेम ऑल पर खरीद रहा है, एक मिडिल क्लास आदमी भी ऑल पर खरीद रहा है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं परसेंटेज वाइज, लेकिन दोनों की इनकम से कंपेयर करो तो वो टैक्स का परसेंटेज डिफरेंट हो जाता है। रिग्रेसिव hurts the poor more. This is what it means, regressive. It hurts the poor more as compared to a rich. अभी जो cigarettes के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया है उसके अंदर we can clearly see कि किस तरीके से a poor person has shown much more change in consumption pattern as compared to a relatively rich individual because वो regressive है in nature. इनकम टैक्सेस जो है, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो इनकम पे लगते हैं, वो प्रोग्रेसिव है। उसका क्या मतलब है प्रोग्रेसिव का? कि as your income goes up, the average tax rate that you pay goes up also. The richer you are, the more tax you have to pay. The poorer you are, the lesser tax you have to pay. Right? So it's more progressive. अच्छा जी, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम ज्यादा equitable distribution of income करें, तो you should favor direct over indirect. Okay, because indirect taxes are more regressive. हाँ, ये आर्ग्यू कर सकते हो कि indirect taxes देखो हर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो अगर तुम डीमेरिट गुड्स पे लगा दो तो उसमें सोसाइटी को भी फायदा है। ठीक है, गरीब पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, लेकिन वी वुड वांट द गरीब आदमी टू आल्सो कंज्यूम लेस ऑफ इट। बट राइस और व्हीट ऐसी चीज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देना, दैट माइट बी अ लिटिल हार्श एंड दैट माइट हर्ट द फेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम वाले एलिमेंट को। ठीक हो गया, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आइडिया है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है? द परसेंटेज रिमेन्स द सेम, दैट्स द आइडिया। जब हम प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो अच्छा एमसीक्यूज में ख्याल करना, द एवरेज टैक्स रेट सेम रहेगा, द परसेंटेज रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज। इफ द परसेंटेज रिमेन्स द सेम, दैट डज नॉट मीन कि आप टैक्स अमाउंट रुपये में कम दे रहे हो। नहीं, यू गेट रिच, तुम पे 10% ज्यादा अमाउंट बनेगा, योर इनकम फॉल्स डाउन, तुम पे 10% कम अमाउंट बनेगा, परसेंटेज सेम रहेगी, इज द मेन आइडिया ओवर हियर, परसेंटेज सेम रहेगी। ठीक हो गया, मूविंग ऑन। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इम्पोजिंग टैक्सेस। नाउ क्या वजह हो सकती है? Now, number one, obviously, you have to remember जी गवर्नमेंट को जो है एक तो पैसे की जरूरत है फॉर ऑल द स्पेंडिंग दैट दे आर डूइंग। ठीक है, गवर्नमेंट की कई किस्म की स्पेंडिंग है। एक तो इन अ बेसिक वे गवर्नमेंट टैक्स क्यों कमाता है? कि वो अपनी स्पेंडिंग कवर कर सके, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर सके, अगर मेरिट अंडर प्रोड्यूस्ड है तो मेरिट्स को प्रोवाइड करें, ठीक है, डीमेरिट्स को डिस्करेज करें। आई थिंक दोज आर गुड इनफ रीजंस, राइट? तो उनको तुम एक्सपैंड कर लो, दैट वुड बी गुड इनफ। ठीक है, टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एक तरीका, एक वजह ये भी हो सकती है कि आप
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को अच्छा करना चाहते हैं, अमीरों से पैसे लें और गरीबों के ऊपर स्पेंड करें, दैट इज व्हाट यू वुड वांट टू डू। ठीक है, अदर देन दैट लेट्स मूव ऑन। रीजंस तो ये बहुत ही आसान है, प्लीज जरूर एक्सप्लेन किया करो अपने रीजंस को, थोड़ा सा टाइम लगाया करो, थोड़ी सी अपना राइटअप उसके अंदर एक्सपेंशन लाया करो। कहते हैं एक्सप्लेन दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेंडिंग ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, करंट स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग। ये है क्या, फर्क क्या है? आई होप नोट्स के अंदर भी ये मैंने किए हुए हों सेपरेट। क्या यही चीज बिल्कुल इन्होंने इसमें भी की है? लेट मी चेक इवन इन दिस। नो दे हैव इट। ओ या, कैपिटल और करंट में ब्रेक डाउन किया हुआ है इन्होंने। देखो जी, गवर्नमेंट के टोटल जो खर्चा होता है, सही है, जो सारी चीजें हैं, एक ट्रांसफर पेमेंट्स तो क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, गरीबों को आपने पैसे देने हैं, एड चैरिटी और इस तरह की चीज है, उसके बदले में कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं ना, CIG X-M, तो वो जो जी है उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूसिव नहीं है। ओके, रिमेंबर दैट, उसमें ये नहीं इंक्लूसिव है। वो जो जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है या फिर गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर है। तो ये जो लिखा है ना करंट स्पेंडिंग, ये करंट स्पेंडिंग क्या है? करंट स्पेंडिंग इज ये जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, टू रन द बिजनेसेस, या फिर गवर्नमेंट स्कूल के को चलाने के लिए, टीचर्स या हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज को पे करने के लिए, जैनिटर्स को पे करने के लिए पब्लिक सेक्टर में। तो इस किस्म की स्टेट ओन्ड, स्टेट फाइनेंस सर्विसेज के अंदर जो गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, वो चाय से लेके सैलरीज तक जा सकती हैं। फिर कैपिटल स्पेंडिंग डिफरेंट है। कैपिटल स्पेंडिंग वुड बी ऑन जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल्स बनाने में, फैक्ट्री लगाने में। कभी कभार गवर्नमेंट को हो सकता है कि स्टेट ओन्ड स्टील फैक्ट्री लगानी है और समथिंग लाइक दैट, तो वो कैपिटल स्पेंडिंग है। आई थिंक काफी हद तक तो टर्मिनोलॉजी से समझ आता है, करंट थोड़ा सा ऑफ है, बट थोड़ा सा ख्याल करना कि ये व्हाट डू वी मीन बाय दैट। ठीक है, ओके, let me check. Yeah, infrastructure, yeah, capital spending would go as infrastructure spending also. So ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी में नहीं होती है। अच्छा, इसमें इन्होंने उस तरह से ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ, लेकिन इसको हम एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव पे भी जा सकते हैं। ये बुक के अंदर तो है, स्लोमन, और स्लोमन कह रहा हूँ, पैम्फर्ड की बुक में है, एग्जॉस्टिव वर्सेस नॉन एग्जॉस्टिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओके, एग्जॉस्टिव तो वो होती है कि ये जो गवर्नमेंट करंट और कैपिटल पे स्पेंड कर रही है, क्या होगा, खर्चे किए, ये वो पैसे खत्म, यूज अप हो गए, ठीक है। नॉन एग्जॉस्टिव होते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स वाली चीज, कि मैंने एज गवर्नमेंट पैसे दे दिए हैं आगे अगले को, बंदे को, अब वो बंदा डिसाइड करे कि उसने कैसे उस पैसे को यूज करना है, ठीक है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, हाउ दैट इंडिविजुअल वांट्स टू स्पेंड, इट्स अप टू दैम। तो ये एक एग्जॉस्टिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नॉन एग्जॉस्टिव के अंदर दे हैव मेड अ डिफरेंस, जिसमें एक गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग हाउ द रिसोर्सेज विल बी यूज्ड, और दूसरे के अंदर इंडिविजुअल्स कैन डिसाइड, जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, कि हाउ दे वुड वांट टू यूज। ठीक है, तो ये एक है, सिलेबस में इट्स नॉट मेंशन्ड, बट यू शुड नो दिस। बाय द वे, गवर्नमेंट, इसमें एक और चीज नहीं लिखी हुई उसके अंदर, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट सरप्लस लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट मेंशनिंग वन ऑफ दीज थिंग्स, सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल डेफिसिट। I'll still teach you that. I have taught you, most of you, but I'll still teach you. Analyze the reasons for different type of government spending.
You got to be able to talk about it. कब ट्रांसफर पेमेंट्स करनी है, कब करंट स्पेंडिंग करनी है, या भावेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो स्पेंडिंग है वो करंट के अंदर जाएगी, कैपिटल में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की चीजें जाएंगी, man-made tools which helps you produce other goods and services. Analyze the reasons for different type of government spending. Transfer payments कब देते हो? ट्रांसफर पेमेंट होती है जब इकोनॉमी डाउन जा रही है, रिसेशन जा रहा है, एंड पीपल्स इनकम्स आर फॉलिंग, दे नीड मनी टू सर्वाइव, so you decide to give people, you know, so that basic इनकी उनकी इनकम लेवल सस्टेन हो सके, थोड़ी सी इनइक्वालिटी कम हो सके. आई वुड से ये ट्रांसफर पेमेंट्स का बहुत अच्छा लिंक है, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए आप वो पैसे देते हो. ठीक है. Especially if you know that these people are going to get into like serious trouble if you're not providing them with this. फिर करंट स्पेंडिंग कब होती है? करंट स्पेंडिंग होती है जब आप लोग गवर्नमेंट फाइनेंस पब्लिक गुड्स, आपको पता है पब्लिक गुड्स में स्पेंडिंग नहीं की गवर्नमेंट ने तो वो कभी प्रोवाइड ही नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं प्रोवाइड करेगा, तो फॉर सोशल वेलफेयर पर्पसेस यू डू दैट. यू माइट हैव टू डू इट, मेरिट की अंडर प्रोडक्शन हुई हुई है तो आपने मेरिट को पूरा सोशल वेलफेयर पे ले जाने के लिए, उसमें भी कई सारे लोग विनर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मे बी दे गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट. तो मेरिट और पब्लिक के अंदर आपकी जो ये करंट स्पेंडिंग है, दैट इज व्हाई यू यूजिंग इट दैट मनी ना. फिर कैपिटल स्पेंडिंग के अंदर जैसे बस सर्विस पूरी बनाई, देयर इज अ वेरी लार्ज इकोनॉमिक effect of the bus service, right? बहुत सारा फ्यूल यूज नहीं होगा इंडिविजुअल्स का, वो बस यूज कर सकते हैं, पूरे मुल्क का पेट्रोल भी बचेगा, लोगों को एक एडेड सर्विसेज भी मिल रही है, एक लो प्राइस के ऊपर अफोर्डेबिलिटी भी बनती है उसकी, you know, so बड़ी उसके एडवांटेजेस हैं. सेम गोज विद डैम इन द आइडिया ऑफ गेटिंग स्टेबल वाटर और मेकिंग पावर हाउसेज जिससे तुमको बिजली मिलेगी. तो देयर आर वेरियस रीजन. तो मेरी नजर में तुम्हारे को बताना ज्यादा आसान काम है, असल तुमको पता होना चाहिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के तीन जगह: करंट स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग, ट्रांसफर पेमेंट्स की स्पेंडिंग. ठीक हो गया. सो देन यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट. आई थिंक नोट्स वगैरह के अंदर इट मस्ट बी मेंशन्ड रीजंस फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अगर मसला हो तो फिर भी पूछ लेना. आई कैन सेंड यू the excerpt from the book or something. Okay, Ji. What I am more interested in this one is, and you should be very much interested in also, are these ones. Differentiate between expansionary fiscal policy that seeks to increase AD and contractionary fiscal policy that seeks to reduce AD. I think तुमको पता ही है, ये बात तो अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, टैक्सेशन कम कर दोगे तो एडी में इजाफा आ जाएगा, राइट? मोर इंजेक्शंस, लेस विड्रॉल, दैट्स व्हाट यू आर एमिंग फॉर. ये कौन सी हो जाती है? एक्सपेंशनरी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो और टैक्सेशन को बढ़ा दो, इसमें एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शनरी है. आई हैव अगेन सीन, वेरी रेयर, बहुत ही एक आध दो लोग होंगे जिसने एक्सपेंशनरी को कॉन्ट्रैक्शनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी को एक्सपेंशनरी किया है. मत करना है इस किस्म की हिमाकत, बहुत बड़ा नुकसान में हो जाएगा, पूरा साल जाया हो जाएगा इतनी फजूल सी बात के ऊपर. वक्त लगाओ. एक्सपेंशन मीन्स इकोनॉमी ग्रोज, कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स इकोनॉमी रिड्यूसेस. अच्छा जी, फ्रॉम द डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम मैं बता दूं ना कि ये स्टूपिड हरकत क्यों करते हो. मतलब लिटरली दिल तो करता है कि गाली निकाले बंदा ऐसी फजूल हरकत के ऊपर, बट क्या करें, गलती तो इंसान से ही होती है ना. तो जब हम बात करते हैं तो जरा एक चीज को देख लो. सबसे पहले तो गोली मार देनी चाहिए तुमको अगर तुम ये हरकत कर रहे हो. गोली मार देनी चाहिए. कोई ना मिले तो मुझे बताना, मैं खुद मार दूंगा तुमको.
ठीक हो गया, पहली चीज। क्योंकि जहां तुमने एडीएस को गड़बड़ कर दी, इवन दो यू नो योर सप्लाई साइड पॉलिसी, यू नो योर डिमांड साइड पॉलिसी, देख लो ना, फर्क मैं बता देता हूं। तुमको पता है कि एडी एक्सपेंशनरी पॉलिसी करोगे तो एडी इंक्रीज होगा। एडी इंक्रीज कर दो, क्या करोगे, ये करोगे, एडी इंक्रीज कर दिया, फिर क्या बताओगे, फिर ये बताओगे कि प्राइसेस गिर गई, इकोनॉमी एक्सपैंड हो गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। दो बातें ठीक है, एक बात गलत है। प्राइसेस क्यों गिर रही है? डायग्राम ही गलत बनाओगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट प्राइसेस गिरा के आएगा। रिजल्ट ये नहीं है इसका। रिजल्ट क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये है और एग्रीगेट सप्लाई ये है। तो जब आपकी प्राइस ये लेवल्स पे है और आउटपुट इस लेवल पे है, अब जब एडी को तुम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? चलो, दो बातें तो ठीक हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी बिकॉज रियल आउटपुट बढ़ रहा है। बाय द वे, एक मार्क काटूंगा अगर यहाँ पे क्वांटिटी लिखोगे, मैं नहीं, एग्जामिनर काटेगा अगर यहाँ क्वांटिटी लिख दिया ना। लेबल का एक मार्क जाएगा, एक मार्क लेबल के लिए रिजर्व रखते हैं। मैक्रो की बात हो रही है, रियल आउटपुट, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से यू बना सकता है। ठीक है, तो एक एक मार्क बड़ा जरूरी है ऑन द रिजल्ट डे। तो क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मैं कहता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। मेरा एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हमने यहाँ पे है ना, नेक्स्ट पार्ट, एडीएएस एनालिसिस। अगर ऐसे के क्वेश्चन में लिखा है यूज द एडीएएस एनालिसिस टू एक्सप्लेन समथिंग, that doesn't mean you need a diagram for it. Understood? If they say ADAS analysis or using a diagram of ADAS analysis, explain blah blah blah, so then diagram is mandatory. If they only use the word ADAS analysis करके बताओ तो diagram जरूरी नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है? अभी सीडर के पेपर के अंदर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, केस स्टडी का क्वेश्चन था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, एडीएस एनालिसिस के हिसाब से बताओ क्या होगा। 6 मार्क का क्वेश्चन। एडीएस एनालिसिस को यूज करके बताओ व्हाट विल हैपन टू रियल आउटपुट, प्राइस लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट। इन 3 चीजों के बारे में पूछ लिया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एडीएस एनालिसिस। ओके, तो क्या होगा? पहली बात, एडीएस अगर डायग्राम बना रहे हो तो ठीक बनाना, ताकि तुम्हारा एटलीस्ट ये रिजल्ट तो ठीक हो जाए कि तुम्हारा, तुमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो ये क्या हो गया, कैपिटल स्पेंडिंग का हिस्सा हो गया, राइट? कैपिटल स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इज डूइंग कैपिटल स्पेंडिंग, एडी शुड इंक्रीज। व्हेन एडी इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस? प्राइस लेवल गोज अप, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस, आउटपुट लेवल गोज अप, real GDP goes up, national income went up. All of these things are happening. Macroeconomic objectives, fantastic, good job. But it's not done. मार्क उठाने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा एडी इंक्रीजेस। डायग्राम नहीं बनाया तो यू विल हैव टू राइट एडी इंक्रीजेस एंड शिफ्ट्स टू द राइट। मार्क है उसका पूरा 1 मार्क रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि एडीएएस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, तो एडी इंक्रीज होगा, ये लिखना मस्ट है। बेशक तुम पूरी सारी 50 तो बात कर दो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए और प्राइसेस बढ़नी चाहिए और वगैरह वगैरह वगैरह, बट इफ यू डोंट से एडी इंक्रीजेस, 1 मार्क, 6 में से 1 मार्क मैंने निकाल दिया। साथ में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सप्लाई साइड का भी हिस्सा है, तो इनफैक्ट उसके तो 2 हिस्से हैं। वो तो आपका सप्लाई कर्व को भी राइट हैंड पे लेके जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई, कंट्री की सप्लाई पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी। ओके, तो अब मैं 1 मार्क दूसरा वेट करूंगा फॉर यू टू टेल मी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल स्पेंडिंग की वजह से एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होता है। ओके, फैंटास्टिक। तो रिजल्ट क्या है? ए शिफ्ट टू द राइट, 2 मार्क हो गए। फिर
फर्दर थोड़ा बहुत 2 मार्क में एक्सप्लेनेशन के दे दिए कि तुमने क्यों एडी को इंक्रीज किया और क्यों एएस को इंक्रीज किया, बिकॉज मोर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट्स पार्ट ऑफ एक्स CIG X माइनस M वगैरह वगैरह। फिर आखिरी के 2 मार्क क्या है? व्हाट हैपेंस टू देम डिपेंड्स, क्योंकि ये डबल शिफ्ट है, क्योंकि ये डबल शिफ्ट है तो डिपेंड करता है कि एडी का शिफ्ट बड़ा है कि एएस का शिफ्ट बड़ा है। रिमेंबर, क्योंकि यहां मैंने इक्वल शिफ्ट दिखाया है, नथिंग हैपेंस टू द प्राइस लेवल, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ and employment has increased because real output is increasing. Real output assumes more output means more employment. लेकिन क्योंकि डबल शिफ्ट है तो आई हैव टू से कि अगर एडी का शिफ्ट बड़ा है और एएस का शिफ्ट कम है तो फिर प्राइस लेवल्स इंक्रीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, रियल आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन प्राइस लेवल्स बढ़ेंगी। आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी। 2 मार्क के लिए I just need you to tell me that you know कि अगर डबल शिफ्ट होता है तो डबल शिफ्ट के अंदर it depends on the size of the shift. You can choose कि आज स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो इसलिए कैपिटल स्पेंडिंग की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की एडी में ज्यादा बड़ा इंक्रीज आएगा कंपेयर टू एएस, तो फिर उसका ये फाइनल रिजल्ट है। We are okay with that. You don't have to talk about everything as long as you bring up the point कि डबल शिफ्ट की बात हो रही है। ओके जी, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गई तुम्हारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी। वैसे तो क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, इसकी वजह से मैंने डबल शिफ्ट की बात की है, लेकिन अगर हम बात करें सिंपल डिमांड साइड की के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्राइसेस बढ़ेंगी, आउटपुट लेवल्स बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है। I have a question, सर। जब आंसर में ADAS दोनों हो रहा हो तो डुअल चेंजेस इन वन डायग्राम नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दो, कोई टेंशन नहीं है, एक ही डायग्राम में दो, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। और अगर तुम दिखा रहे हो कि इक्वल शिफ्ट वाला दिखा रहे हो तो इक्वल वाला दिखा के बता दो, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन बाकी 2 फैक्टर्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम दिखा रहे हो कि एडी ज्यादा बड़ा है और वो छोटा है तो उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज होंगी, फेयर इनफ, एक डायग्राम में बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं एडीएएस एनालिसिस यूज करो तो एक ही डायग्राम में बनना चाहिए। सेपरेट डायग्राम्स का प्रॉब्लम क्या होगा कि तुम एक में एडी के रिजल्ट दिखाओगे, एक में एएस का रिजल्ट दिखाओगे और इवैल्यूएशन के 2 मार्क लूज कर दोगे, क्योंकि कंबाइन करके तुम कोई रिजल्ट नहीं दिखाओगे मुझे। ओके जी, मूविंग ऑन। वैसे तो यहाँ पे तुम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की डिस्कशन को भी लेकर आ सकते हो बाय द वे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि हाउ इट माइट अफेक्ट द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बहुत ही नाइव तरीके से उन्होंने माइट का टर्म यूज कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने माइट का टर्म यूज कर दिया तो ये हो गया अब इवैल्यूएटिव बेस्ड क्वेश्चन। तो जब ये इवैल्यूएटिव बेस्ड क्वेश्चन है तो नाउ अगर तुम कहते हो एडी के बढ़ने से एक्सपेंशनरी पॉलिसी कर रहे हो ना, एक्सपेंशन नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आप लेते हो तो बात यह है कि इकोनॉमी किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है। इज इट एट द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और इज इट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? ये दोनों बातें बहुत तुम्हारे आंसर्स में मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इफेक्ट होगा इवैल्यूएशन के लिए बहुत ही अच्छी सी चीज है ये वाला पॉइंट। ओके, सॉरी, 1 सेकेंड। व्हाट डू आई मीन? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अगर इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पर है और आपने गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर ली तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ, मल्टीप्लायर हम यूजुअली तो A2s में बोलते हैं बट लेट मी जस्ट यूज दिस टर्म राइट नाउ,
मल्टीप्लायर के साथ व्हाट्स गोना हैपन इज कि आपका बहुत मैसिव इंक्रीज आएगा आउटपुट में और मैसिव इंक्रीज आएगा एम्प्लॉयमेंट में, वाइल प्राइसेस में कोई खास फर्क नहीं आएगा। आई कैन से नो इफेक्ट और माइनर सा इफेक्ट, बिकॉज अगर मैं यहाँ बना लेता तो माइनर सा इंक्रीज आ जाता। लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर हैं ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर और एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज कर ली, तो इट्स गोना बी ऑल इन्फ्लेशनरी। आप ऑलरेडी पोटेंशियल पे हो तो ना इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ना एम्प्लॉयमेंट में कोई इजाफा आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगी। So that is something that you can discuss, right? What will happen to your macroeconomic objectives? I would assume contractionary के लिए भी you would be able to work the opposite way. The diagrams are going to come like this. Prices will fall और macroeconomic objectives पे कैसा impact आएगा उसका. Again, from evaluative point of view, अगर आप potential पे हैं और high inflation levels पे हैं और अगर आप contractionary follow करते हैं तो massive reduction in prices, right? लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लो प्राइसेस के ऊपर हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज गोना हर्ट यू ओवरऑल without really causing the prices to fall. Usually, ये short term के लिए this is the diagram you're going to use. सही है, in a very naive way if they ask you कि जी एडी बढ़ने से एक्सपेंशनरी पॉलिसी बढ़ाने से इन्फ्लेशन आएगी, तो ये डायग्राम बनाओगे कि हाँ इन्फ्लेशन आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन है डिस्कस करो कि एडी बढ़ने से क्या इन्फ्लेशन आएगी, तो फिर तुम बात करोगे शॉर्ट रन में ऐसे होगा, लेकिन लॉन्ग रन में डिपेंड करता है। बाय द वे, आई होप यू नो दिस, इट्स अ गुड आइडिया टू मेंशन इट। केन्जियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बिकॉज ये एलआरएएस जो है ये केन्जियन का व्यू है। मॉनेटरिस्ट का तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, हर वक्त आप पोटेंशियल पे होते हो, तो बेसिकली केन्जियन थोड़ा सा इसको फैक्टर इन करता है, वाइल जो ये वाला पार्ट है पोटेंशियल वाला, केन्जियन और मॉनेटरिस्ट दोनों अग्री करते हैं इस वाले हिस्से पे। तो ठीक है जी, so I'm assuming that you're able to understand what I'm saying so far कि किस तरह से ये चीजें अफेक्ट करती हैं। Now, I would also would want to talk about fiscal and monetary policy can be used to affect current account के अंत को, ठीक है, करंट अकाउंट को भी अफेक्ट कर सकती है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो एक और अनदर चैप्टर है, क्योंकि मैं करंट अकाउंट करा चुका हूँ और फिस्कल पॉलिसी पढ़ ही रहे हैं, तो माइट एज वेल ब्रिंग दैट इन ऑल्सो। करंट अकाउंट को कैसे फर्क पड़ सकता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से? रिमेंबर, करंट अकाउंट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। What you want is you want the exports to rise and you want imports to fall. तो फिस्कल पॉलिसी कैसे हेल्प कर सकती है? अगर फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है और टैक्सेशन कम हो जाता है, people will have more disposable income and government is spending more maybe on imported stuff, तो पॉसिबल है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए और इंपोर्ट्स में भी इजाफा आ जाए, बिकॉज स्पेंडिंग, सॉरी एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रहा है? एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स गिरेंगे। एक्सपोर्ट्स क्यों गिरेंगे? क्योंकि जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी और गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे कर रही है, तो लोकल प्रोडक्शन की डिमांड डोमेस्टिकली आ गई है। तो डोमेस्टिकली चाय की डिमांड है, रूह अफ़ज़ा की डिमांड है, तो क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है सीमेंट स्टील के ऊपर और लोग घर बना रहे हैं बिकॉज टैक्सेशन कम हो गया है, दे हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, तो उसकी वजह से आप एक्सपोर्ट तो करोगे ही नहीं, डोमेस्टिक डिमांड ही बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स विल फॉल एंड इंपोर्ट्स विल राइज। हाँ, अगर ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को वर्स कर देगा बाय द वे। अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करते हो, इसमें आप लोगों पे टैक्स लगाते हो और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करते हो, तो हो सकता है इसमें इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग कम हो जाए फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट रखा हुआ है और कोई खरीद ही नहीं रहा क्योंकि लोगों की बाइंग पावर नहीं है, तो हो सकता है एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट में इजाफा आ जाए। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन हेल्प यू फिक्स द करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। ऑलराइट,
By the way, from the syllabus point of view, this is it. But for some reason, cyclical or structural deficit की कोई बात नहीं हुई भी. I'll take a moment and I'll explain you. Maximum 5 minutes दो मुझे और एक और कौन सी बात नहीं हुई भी. Automatic stabilizer. I've done that also in my notes at least. But let me talk about that for a second. Cyclical deficit and structural deficit. I think by definition तुमको वैसे तो ये आना चाहिए, cyclical और structural deficit. होता क्या है? जो cyclical deficit है, वो obviously देखो नाम से ही पता लग रहा है, cyclical है. Okay, it's there sometimes, it's not there sometimes. जब हम cyclical deficit की बात करते हैं, तो we specifically say कि देखो cyclical deficit होता है when there is a decline in economic activity. तो cyclical deficit, ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब डाउन है तो क्या हो रहा है? एडी डाउन, स्पेंडिंग कम हो रही है. ओके, इनकम्स कम है, लोगों के पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा. ठीक है, तो ऐसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा? ऐसी पॉइंट के ऊपर जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, वो ज्यादा हो जाएगी. और टैक्सेशन, क्योंकि रिमेंबर इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप टैक्स जनरेट करते हो, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो आपको लोगों पे भी खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, हर चीज पे खर्चा. तो cyclical deficit happens because of declining economic activity, and the government spending is more than the tax that you're generating. Is this something that one should worry about? They usually say, no, this is not something that you should worry as such, because when economies are going to start doing better, automatically ये deficit खत्म होना शुरू हो जाएगा. Meaning, जैसे जैसे GDP में increase आएगा, ये deficit खत्म हो जाएगा. इसके पीछे एक डायग्राम भी है जो मैंने कराया है. Let me go over that diagram for a second. This is what that diagram is showing. कि let's say real GDP, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बजट पोजीशन. मैंने हो सकता है क्लास नोट्स के अंदर G-T लिखाया हुआ हो, प्लीज उसको करेक्ट करना. दिस इज T-G, क्योंकि देखो सरप्लस अगर चाहिए तो टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा, दैट वुड बी सरप्लस, एंड दिस इज द डेफिसिट. ठीक है, कि टैक्सेशन जो है वो कम है और स्पेंडिंग ज्यादा है, तो पैसे शॉर्ट है. और ये क्या दिखा रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है और टैक्सेशन ज्यादा है. लेट मी जस्ट कीप इट इन द सेम वे. टैक्स इज ग्रेटर देन स्पेंड. तो हो क्या रहा है? दिस इज हाउ यू मेक द लाइन. सॉरी, दिस इज हाउ यू मेक दिस लाइन. ऐसे जाएगी ये लाइन. ये लाइन क्या दिखा रही है? लाइन एक्स, लेट मी कॉल इट लाइन एक्स. क्या दिखा रही है? लाइन एक्स दिखा रही है कि as the economy grows, जब इकोनॉमी बहुत छोटे साइकिल की है, बहुत स्मॉल है, रियल जीडीपी कम है, पोटेंशियल से भी कम है. चलो पोटेंशियल मार्क कर लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं. लेट मी मार्क दिस एज पोटेंशियल. ये पोटेंशियल है, द LRAS का पीकिंग पॉइंट, द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस वाला पॉइंट. जब इकोनॉमी बिलो पोटेंशियल है, इनसाइड पीपीसी हो, रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे, और जनरेट कर सकते हो लेकिन नहीं हो रहा, तो क्या होगा? इफ यू हियर लेट्स से Y1 के ऊपर इकोनॉमी पोटेंशियल से कम है, तो क्या हो रहा है? वी आर इन ए डेफिसिट. गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शंस अच्छी नहीं है और स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है. लेकिन जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये डेफिसिट कम होगा और इकोनॉमी और प्रोग्रेस करेगी, तो आप सरप्लस में भी चले जाओगे. ये सिक्लिकल डेफिसिट है. ओके, which is purely dependent on the economic activity. दूसरा होता है structural deficit. This is problematic. This happens when there is an imbalance and a continuous imbalance in government spending and taxation. ये पाकिस्तान का सिनेरियो है.
कि ये सिचुएशन ऐसा बता रहा है कि वो कह रहा है कि इवन अगर आप पोटेंशियल पे भी आ जाओ ना, पोटेंशियल के ऊपर भी अगर आप नोटिस करो तो आप डेफिसिट में आ रहे हो. दिस इज व्हाट दिस लाइन वाई एंड वाई इज शोइंग. पोटेंशियल के ऊपर बैलेंस होना चाहिए था. जी वाज सपोज्ड टू बी इक्वल्स टू टी. लेकिन देखा ये जा रहा है कि व्हेन यू हैव अ स्ट्रक्चरल डेफिसिट दैट मींस कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन स्टफ दैट दे कांट अफोर्ड. तो फिर the G is greater than T, and this is a problem. For this structural deficit to go away, the economy needs to be beyond potential, and we know there's no such thing as being beyond potential. You can't at least last very long beyond potential. So it's a correction. This is where we say the government should worry about it, because this is where the government will need to intervene and start doing things which can eventually reduce this structure. जो IMF पाकिस्तान को कह रहा है इस वक्त कि stop spending so much on army and these golf courses and all these giving subsidies to the poor people in terms of sasta fuel or something like that. Internationally, fuel prices are there. Keep the prices the way it is. Believe in the market structures. फजूल के अपने ये discretionary खर्चे बंद करें बिला वजह के. ठीक है. So this is the difference between a cyclical and a structural. Structural is an imbalance between government spending and taxes. This needs to be fixed, and you're going to use the contractionary policy to fix this problem. Okay, cyclical, not so worry about. आज नहीं तो कल when economy grows, things can get better. ठीक हो गया. So this is where I'll stop for today, and we'll continue hopefully tomorrow. All right. See you later.